आई लव यू गाइस। चलो, एन फ्रैंक की कहानी में आते हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। बहुत सिंपल सी, ये क्या हो गया भाई, बहुत सिंपल सी आसान सी चैप्टर है ये, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस फैक्ट्स है, क्योंकि किसी के लाइफ की स्टोरी है तो फैक्ट्स है, फैक्ट समझेंगे एंड जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको याद रखनी है वो ज़रूर से कवर करेंगे। चलो, एन फ्रैंक born on 12 June 1929 and died on 1945 was a German born, एक सेकेंड, 13, हाँ ठीक है, was a German born Jewish girl who wrote a diary while hiding in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो कहानी अपने एन फ्रैंक की है, ठीक है, कहानी अपने एन फ्रैंक की है। ए बंद करो, ब्रेक बंद करो, मैं मारूंगी, बोल रही हूं मैं, बहुत गंदा मारूंगी मैं, जाके डांट दूंगी मैं। इस पे आओ, मुस्कान झूठी है, जाने दो। चलो इधर आओ, इधर आओ, अभी ब्रेक नहीं, अभी नहीं, थोड़े 2-3 चैप्टर के बाद, मतलब ये किताब खत्म करने दो मुझे बस, उसके बाद जाना। तो कहानी हमारे एन फ्रैंक की है, जहाँ पे क्या होता है, एन फ्रैंक हमारी जो छोटी सी बच्ची दीदी, ये एक डायरी लिखती है। नाउ दिस डायरी इज अ वेरी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई मुझे चैट में बता सकता है कि व्हाई इज दिस डायरी अ वेरी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? व्हाई इज हर डायरी a valuable source of information? कोई भी मुझे चैट में बता सकता है? Let's see. Why is this a valuable source of information? कोई बता सकता है? Preservation of information, हाँ वो तो पता है। Paper has more, ये नहीं है, पेपर हैज मोर पेशेंस, दिस इज नॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर है, क्या आंसर है? रिटन बाय पीपल हु एक्चुअली सफर्ड फ्रॉम दैट। सफर्ड फ्रॉम व्हाट? सफर्ड फ्रॉम व्हाट? बिकॉज शी हैज मेंशन डिटेल अबाउट हर, नहीं, सिर्फ उसके बारे में है, दैट इज नॉट द मेन इंपॉर्टेंट रीजन। व्हाई इज दिस अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? कम ऑन, लेट मी सी। सिचुएशन ऑफ द जूइश पीरियड, हाँ ठीक है, जूइश पीरियड के बारे में कुछ सिचुएशंस, टॉर्चर्स के बारे में पता चलता है। और क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के, हाँ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जूस को क्या स्ट्रगल करनी पड़ी थी, उस चीज के बारे में बताता है, राइट। और कोई आंसर है किसी के पास? आई एम ट्राइंग टू फाइंड फॉर दैट एग्जैक्ट वर्ड। और कोई आंसर है किसी के पास? Why is this a source of important information? ये आप पे किताब में लिखा हुआ है, जो पार्ट पहले पेज में है ना, इटलिक्स में लिखा हुआ है, उस पार्ट में ये आंसर है। फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, लेट मी टेल यू, वहां पे बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। कोई नहीं बता सक रहा? Nobody is being able to tell? देखो, उसने अपने थॉट्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है, दैट इज फाइन, बट दैट इज नॉट द मेन थिंग टू शेयर Jewish experience with others. Actually, to share the tortures that the Jews experienced during the World War II. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जूस को कैसा टॉर्चर फेस करना पड़ा था, Holocaust survivor, exactly. Thank you so much for this answer. Thank you so much. Who is this? जोशना, I don't know. ये आपका नाम है कि नहीं, but जोशना, thank you so much. Holocaust survivors में से, मतलब जितने भी Holocaust victims थे ना, उनका एग्जैक्ट नरेटिव ये डायरी दे रहा था। It showed about the Holocaust survivors and their condition and Jews का जो Jews पे जो टॉर्चर किया जा रहा था, ये इम्पॉर्टेंट है। exactly. It provides first-hand account of life in hiding during Holocaust from perspective of Jewish teenager. Exactly. Lovely. Who was this? R Gaming. But
हाँ ठीक है, दैट इज द मेन थिंग, ये प्लीज याद रखना, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आंसर, ठीक है। आगे आते चलो। Her family moved to Amsterdam after the Nazis gained power. They went into hiding in July 1942 in her father Otto Frank's office building. After 2 years, the group was betrayed, transported to a concentration camp, and Anne died of typhus. ये end का बात है, when she died, the reason of her death was typhus, ठीक है, वो mentioned है। लेकिन the important thing over here is Anne Frank के लाइफ में बचपन से ही काफ़ी मूवमेंट्स हो रही थी। उन्होंने बचपन में अपना प्राइमरी स्कूलिंग कहीं पे किया, देन जस्ट बिकॉज नाजीज पावर में आ गए थे, जूस पे बहुत टॉर्चर हो रही थी, तो दे हैड टू शिफ्ट, द फैमिली हैड टू मूव इनटू हाइडिंग, तो उन्हें एम्स्टरडैम शिफ्ट करना पड़ा। धीरे धीरे द होल फैमिली शिफ्टेड देयर एंड दे हैड टू फाइनली लिव इन हाइडिंग। तो वो सारी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, एंड रिसीव द डायरी फॉर हर 13th बर्थडे। It chronicles या showcases like sequence में her life from 12 June 1942 to 1st August 1944. Otto Frank, the only survivor, had published this diary as the diary of a young girl, and later this was renamed as the diary of Anne, from the diary of Anne Frank. Anne finds writing in a diary strange experience. हाँ, यहाँ से important है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है गाइस, आपका नहीं यहाँ चैप्टर में चल ये रहा है कि एन फ्रैंक को पहली बार अपने 13th बर्थडे में अपने पापा से ये गिफ्ट मिला था। क्या मिला था? एक डायरी। अब एन फ्रैंक अपने पापा से बहुत क्लोज थी एंड फादर सॉर्ट ऑफ न्यू कि शी does not really have somebody to express a lot of emotions or her thoughts to, तो उनको एक डायरी गिफ्ट किया। अब डायरी इज लाइक अ जर्नल, जहाँ पे आप हर दिन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ सब चीज नोट डाउन करते हो। एंड एज आई सेड डिड नॉट हैव अ सिंगल फ्रेंड टू कन्फाइड इन। याद रखना, शी डिड नॉट हैव एनीबडी टू कन्फाइड इन, मतलब किसी के पास भी जाके अपने दिल की बातों को नहीं कर पाती थी, कन्फाइड नहीं कर पाती थी। कारण ये था, शी कुड नॉट ट्रस्ट एनीबडी 100% कि वो दूसरे तीसरे बंदे को जाके अपनी कहानी या एन फ्रैंक के दिल की बातों को नहीं करेंगे शेयर। चुगली करना जैसे कहते हैं ना, उसे ट्रस्ट नहीं था कि मेरे दिल की बात मैंने ए को बताया, ए बी को, बी सी को, ऐसे करके सबको पता चल जाएगा। सो शी डिड नॉट हैव अ पर्सन टू कन्फाइड इन, ऑल्दो शी हैड फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड ऑल। दस उसने अपना डायरी लिखना शुरू किया। इनिशियल इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा था कि शी मेंशन्ड अ डायरी हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो मैं अगर किसी दोस्त को बिठाओ बात करने, देयर इज नो श्योरिटी कि मेरा दोस्त मुझे जज ना करे। सेकेंड, मेरा अगर बहुत कुछ कहना रहे तो देयर इज नो श्योरिटी कि मेरा दोस्त मुझे ना कहे कि भाई बहुत हो गया, कितना सुनाओगे, मैं पक चुका हूँ। तो डायरी विल नॉट जज, डायरी और पेपर विल हैव मोर पेशेंस देन पीपल। प्लस एक 13 साल की एक टीनेजर की डायरी को कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा। तो शी डिसाइड्स कि दिस डायरी विल बी नेम्ड एज किटी, माय न्यू बेस्ट फ्रेंड, और किटी को मैं अपने दिल की हर बात अब से शेयर करूंगी। एंड देन शी स्टार्ट्स राइटिंग इन हर डायरी एवरीथिंग, whatever she felt, whatever she saw and everything. She started a diary because she lacks a one true friend with whom she can confide. She named her diary Kitty. Reflects paper has more patience than people. अब आते हैं फनी पार्ट पे। चैप्टर स्किप होता है टू व्हेन शी ग्रोज अप। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे पहले फोकस करी उस चैप्टर का, ठीक है। इट चेंजेस टू वेयर शी इज इन हर क्लासरूम एंड सारे लोग परेशान हैं क्योंकि रिजल्ट का दिन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वहाँ से स्कूल एनवायरनमेंट पे फोकस आता है। तो एन फ्रैंक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका कैरेक्टर स्केच का भी पॉइंट है, शी हैज़ वेरी गुड टर्म्स एंड रिलेशंस विद ऑलमोस्ट एवरीबडी। एल्डर्स के साथ बहुत प्यार से पेश आती है, तो स्कूल के टीचर्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों से अच्छे से घुल मिल के रहती है, तो सारे दोस्त भी उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हर किसी बच्चे के लाइफ में एक ऐसा टीचर ज़रूर होता है जो उस बच्चे को पसंद ना करे। मेरे भी लाइफ में था। मैं जब 11th में थी उस टाइम पे मेरे लाइफ में एक मैथ्स टीचर थी
जो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं करती थी, और उसका एक ही कारण था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी। वो चाहती थी मैं पढ़ाई करूँ, सिर्फ पढ़ाई करूँ, और मुझे था कि मुझे खेलना भी है भाई, मुझे मेरा स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं नेशनल वगैरह खेल रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। तो वैसे ही एन फ्रैंक के पास भी एक मैथ्स टीचर थे, मिस्टर कीजिंग, जिनको एन का इतना बड़बर इतना चिटर पिटर करने का, इतना बात करने का जो कैरेक्टर ट्रेट था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। एन फ्रैंक का बेसिक, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉज लाइक एज अ टीचर मिस्टर कीजिंग ने क्या सही किया गिविंग हर 3 होमवर्क्स, येस और नो, कमेंट। उसका इंटरनल डिस्कशन एक है। एन फ्रैंक के लिए मैथ्स का बेस क्लियर नहीं हुआ था। अब अगर आपका किसी सब्जेक्ट का बेस क्लियर नहीं है तो जैसे जैसे वो एडवांस लेवल पे जाता रहेगा आपका इंटरेस्ट उस चीज़ से खोता रहेगा। एन के साथ भी सेम था, उसको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कुछ था नहीं, तो इसीलिए मैथ्स क्लास में बैठ के बातचीत करते रहती थी, बातें करते रहती थी, और मैथ्स टीचर परेशान हो जाते थे। एज अ टीचर इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर कीजिंग कि वो पूछे कि तुम्हें कहीं दिक्कत हो रहा है कि नहीं, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, अगर है तो क्लैरिफाई कर दो, सो दैट शी पेज इक्वल अटेंशन इन द क्लास। बट कीजिंग ने ये नहीं किया, उल्टा टीचर ने इसको पनिशमेंट दिया। सो दैट वॉज नॉट राइट ऑन हिज बिहाफ एज अ टीचर। ठीक है, ये सवाल याद रखना। अब आते हैं एन पे। तो टीचर मिस्टर कीजिंग एन को पसंद ही नहीं करते थे, जिस वजह से एन बात किए जाते थे और वो गुस्सा करते रहते थे। वन फाइन डे मिस्टर कीजिंग वाज लाइक, एन फ्रैंक स्टैंड अप, बहुत हो गया तुम्हारा बातचीत करना, अब बिकॉज ऑफ दिस टॉकेटिव नेचर ऑफ योर्स आई एम गिविंग यू अ पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है? मैथ्स टीचर से यू विल एक्सपेक्ट कि मैथ्स का होमवर्क सॉल्व करना पड़ेगा, बट नहीं, यू विल हैव टू राइट एन एसे। 3 बारी ऐसे राइटिंग का होमवर्क दिया था एन फ्रैंक को मिस्टर कीजिंग ने, और तीनों बारी इसीलिए दिया था ताकि वो एन फ्रैंक का मजाक उड़ा पाए क्लास में, विच इज अगेन रॉन्ग एज अ टीचर। ठीक है, एंड मैथ टीचर मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड बाय हर टॉकिंग एंड असाइंड हर 3 एक्स्ट्रा एसेज एज पनिशमेंट। नाम क्या था एसेज का? सबसे पहला का था अ चैटर बॉक्स, जिसके लिए एन ने लंबा चौड़ा 3 पेज लिखा था कि मैंने अपने मम्मी से ये कैरेक्टर ट्रेट पाया है, मेरी मम्मी बहुत बात करती है, सारा दिन चपड़ चपड़ करती है, तो मैं उनकी बेटी हूँ, उनका खून मेरे रगों में है, तो मैं भी बात करती हूँ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इस बारे में 3 पेज लिखा। मिस्टर कीजिंग ने क्लास में पढ़ के सब मिलके बहुत हंसी मजाक उड़ाया एन फ्रैंक का, बट शी वाज लाइक ठीक है फाइन, क्या ही कर सकते हैं। सेकेंड बारी एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल मतलब जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसका कुछ हो नहीं सकता। इनकॉरेजिबल मतलब मैं इसको संभाल ही नहीं सकती, इसको कोई समझा ही नहीं सकता, कोई मना ही नहीं सकता, ये कंट्रोल के बाहर है। तो इस बार ही कीजिंग ने कहा कि इस बार अपने ऊपर फिर से लिखो कि तुम एक इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स हो, तुमको कोई नहीं रोक सकता, अनकंट्रोलेबली तुम बात कर सकती हो। इस बार उसने सोचा क्या लिखो, बट फिर से एक और ऐसे लिख लिया जिसपे पूरा क्लास फिर से हंसने लगा। तीसरी बार फिर से इन्होंने एक और होमवर्क दिया। इस बार का नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब एन को लगा बुरा कि भाई ये क्या तरीका है, मैथ्स के टीचर हो, इंग्लिश का होमवर्क दे रहे हो, पूरे क्लास के सामने मेरा मजाक बना रहे हो, आई हैव टू स्टॉप दिस इज नॉट राइट। तो वो अपने फ्रेंड सैन के यूज से और सैन के हेल्प से एक पोएट्री के फॉर्म में ये होमवर्क करती है। पोएट्री में वो कुछ ऐसा लिखती है विच इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। वो पोएट्री में क्या लिखती है कि एक फादर गूस, एक मदर डक और उनके छोटे छोटे डकलिंग्स, बेबी डकलिंग्स थे। पूरे दिन वो बेबी डकलिंग क्वैक 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 करते रहते थे, क्योंकि उनका नेचर है क्वैक करना। अब फादर गूस जो थे वो इनके क्वैकिंग से इरिटेट होके उनको इतना चोंच मारा कि सारे बच्चे मर गए। Now this was an indirect reference to Mr. Keesing कि एक बच्चा बात कर रहा है, उसके लिए आप उसको इतना टॉन्ट कर रहे हो, इतना टोक रहे हो, इतना पनिश कर रहे हो कि ये बच्चा अब डीमोटिवेट, डीमोरलाइज ना हो जाए। तो इनडायरेक्टली वो फादर गूस वॉज मिस्टर कीजिंग, और उन पे एक जोक बना के ऐसे लिखा, जिसको थैंकफुली मिस्टर कीजिंग ने बहुत अच्छे तरीके से अपनाया। एंड देन
The chapter gets over when Anne Frank और Mr. Keesing became friendly and good with each other. मतलब फिर प्रॉब्लम नहीं रही मिस्टर कीजिंग को. ठीक है, चैप्टर क्लियर, चैप्टर क्लियर, चैप्टर क्लियर, क्लियर हो गया, चैप्टर क्लियर है. पेपर हैज मोर, हाँ एक सेकेंड, क्या सवाल था? Why does Anne Frank say paper has more patience? How does this statement reflect her emotional state while living in hiding? अच्छा, ईशा मंडल, Anne Frank says paper has more patience because उसके पास कोई ऐसा एक दोस्त या इंसान नहीं था जिसके साथ वो अपने दिल के हर बात को शेयर कर सके. क्योंकि अक्सर लोगों का ऐसा रहता है, आप अपने आसपास अपने दोस्तों को देखना, लाइक आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल एन फ्रैंक का समझाने के लिए. मेरे आज तक के लाइफ में आई जस्ट हैव 1 or 2 फ्रेंड्स जो मुझे बिना जज किए मुझे जितना बोलना है उतना सुनते हैं. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच फ्रेंड्स. तो एन फ्रैंक के 13 साल 14 साल की उम्र में उसको वैसा कोई दोस्त मिला नहीं था, इसीलिए शी सेड पेपर इज मोर पेशेंट देन फ्रेंड, मतलब देन अ पर्सन, क्योंकि मैं इसको जितना मर्जी लिखूं ये बिना रोके बिना जज किए सुनता रहेगा पेपर मेरा. ठीक है, एंड दैट शोज कि शी इज लैकिंग इमोशनल सपोर्ट एंड शी इज नॉट हैविंग अ रियली गुड फ्रेंड विथ हरसेल्फ. ठीक है ईशा, चलो चलो अगले सवाल, अगले चैप्टर पे आते हैं. सुब्रेक ये क्या होता है भाई? चिचे करके आओ ना, कितना टाइम लगता है उसमें? गो स्पैमिंग ब्रेक, हाँ मुझे दिख रहा है. टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल. वाई? तुषार, टीचर्स को यहाँ पे एन फ्रैंक ने मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीचर इसीलिए कहा है क्योंकि कभी यू नेवर नो, कभी अ टीचर इज वेरी हैप्पी स्माइलिंग विथ यू, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे कैन बी वेरी अनॉयड. आपको लग रहा है कि मुझे मार्क्स क्यों नहीं दे रहे हैं सही से, है ना? तो टीचर्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल. जैसे उनके क्लास में सबको टेंशन था कि टीचर सबसे अच्छे से बात तो करते हैं लेकिन पास फेल करना टीचर्स के हाथ में है. यू डोंट नो व्हाट विल हैपन. एक और एग्जाम्पल मिस्टर कीजिंग का. आपको नहीं पता कि वो जोक जो उन पे किया गया था ना मिस्टर क्वैक क्वैक वाले में, कि मिस्टर कीजिंग ही वो बतख है जो बच्चों को चोच मारे जा रहे हैं, वो जोक को अगर उन्होंने गलत वे में लिया होता तो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल गया होता उनको स्कूल के तरफ से एन फ्रैंक को. टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल. कभी नहीं पता कैसा अच्छे से बात करके बुरा मार्क्स दे दे, अच्छा मार्क्स दे के चिल्ला के बात करे. ठीक है, 4 AM वाली लाइफ होगी ना? क्यों नहीं होगी? ज़रूर होगी. एक बात मेरे दिल में पिछले साल से खटक रही है. क्या है ना, जैसा हमारे तीनों सर कहते हैं DSR, मतलब DSP, दग्गात सर, प्रशांत सर, शोभित सर, जैसा ये तीनों कहते हैं कि बच्चों का प्यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अब पिछले साल मैं नई थी, इस साल मुझे पता है कि मेरे बच्चों का प्यार मेरे पास है, तो मैं आज हूँ, अभी से हमेशा हूँ. वापस से लाइव क्लास के लिए शोभित सर के पेपर के बाद से आऊँगी और सुबह 4 बजे भी आऊँगी, क्योंकि मुझे अगेन भरोसा अपने रॉक स्टार्स पे है. मुझे पता है कि वो मेरे साथ है. तो बाकी दुनिया जिसको जो मर्जी बोलना हो वो कहते रहे. मुझे आपके रिजल्ट से मैटर है, मुझे आपके प्यार से मैटर है, और किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो 4 बजे तो होंगे. चलो